हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे चैप्टर 3, तो अब हम उसी में आगे बात करेंगे। और चूंकि आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, फाइनली दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। यस गाइस, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आपने सही सुना, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। यस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! तो गाइज, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने कैसे लिया, मतलब उनके अकॉर्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिजल्ट कैसा होना चाहिए था। हमने पीजेंट्स के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में, बिजनेस क्लासेस के बारे में और भी बहुत सारे टाइप के लोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मैं अभी आप लोग को वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कांग्रेस इग्नोर्ड दलित एंड डिप्रेस्ड क्लासेस सो दे डिडंट सपोर्ट इट। कांग्रेस ने दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस एसोसिएटेड विथ हिंदी रिलीजियस ग्रुप, हेंस लेस मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन इट। कांग्रेस जो थी वो हिंदी रिलीजियस ग्रुप के तौर पे एसोसिएटेड हुई थी, इसलिए मुस्लिम्स ने भी इसमें कम पार्टिसिपेशन किया था। और 2 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो हमने पिछली बार भी पढ़ चुके हैं कि रिच पीजेंट्स did not support CDM because they are disappointing by clashing off of CDM in 1931 with decrease in revenue, without decrease in revenue rates। एक्चुअली यहाँ विदाउट होगा, तो यहाँ विदाउट होगा। तो एक पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स ने पहले, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दूसरी बार इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनकी जो मतलब थॉट्स थे, उनका जो सोच था कि रेवेन्यू रेट कम हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ था और फर्स्ट टाइम में बंद हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसलिए जब सेकेंड टाइम शुरू हुआ तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया ज़्यादातर। सेकेंड पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट सपोर्ट इट बिकॉज कांग्रेस वॉज क्लोज एंड इन सपोर्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट। हमने वर्किंग क्लास के बारे में भी पढ़ा था। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के जो लोग थे उन लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था सीडीएम को, मतलब सीडीएम के साथ ज़्यादा नहीं आए थे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है क्योंकि कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट का ज़्यादा साथ दे रही थी। तो ऑफकोर्स कॉमन सी बात है, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई की साइड लेंगी तो तुम अपने पापा की साइड जाओगे। सेम वे इन लोगों ने सीडीएम को सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि सीडीएम में जो कांग्रेस थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के ज़्यादा करीब जा रही थी, मतलब उनसे सपोर्ट ले रही थी। इसके बहुत सारे सोच थे। उन लोगों का मानना था कि अगर हम थोड़े रिच मतलब बिजनेसमैन के साथ मिल के रहेंगे तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट होगी और पावर भी रहेगा थोड़ा हमारे पास। तो इस वजह से वो लोग इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को भी इग्नोर कर रहे थे, तो उन लोग का सपोर्ट भी इन्हें कम मिला। एक नोट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को बता दूं कि महात्मा गांधी ने दलित को हरिजन कहा था, और हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। आप हिंदी में भी इसका मतलब तोड़ोगे तो निकलेगा हरिजन, यानी कि हरि यानी भगवान के बच्चे, तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब हम एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो टॉपिक है पूना पैक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इवन हाँ ये शायद अभी आज भी जो भी हाँ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है। इन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ और कांग्रेस के साथ, तो इन्होंने उनसे डिमांड किया था कि दलित के लिए एक अलग इलेक्टोरेट्स बनाया जाए, मतलब जहाँ अलग इलेक्शन हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इसके साथ एग्री हो गई तो गांधी जी ने फास्ट अप टू डेथ यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी, मतलब मरने तक भूख हड़ताल, जब तक कि उनका मांग था कि अगर या तो इन लोग को अलग इलेक्टोरेट ना दिया जाए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा जब तक मर ना जाऊँ। तो फिर जो महात्मा गांधी के इस हड़ताल की वजह से जो अंबेडकर जी थे उन्होंने मान लिया और रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट 1932 में।
एक्चुअली महात्मा गांधी ये इसलिए नहीं चाहते थे कि दलित को अलग इलेक्ट्रोल्स मिले, इलेक्टोरेट्स मिले, क्योंकि उनका मानना था कि ये अलग देना, अलग उन्हें इलेक्शन की परमिशन देना हमारी सोसाइटी के इंटीग्रेशन को बहुत स्लो कर देगी, मतलब सोसाइटी एक नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये इसके महात्मा गांधी तो इस वजह से महात्मा गांधी जो थे वो ये सेपरेट इलेक्टोरल के जो रूल थे उनके अगेंस्ट में थे। बाद में भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद एक पूना पैक्ट बना सितंबर 1932 में। आप लोग डेट अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरली हर बार पूछा जाता है, तो डेट अच्छे से देख लेना, सितंबर 1932 में। इस पैक्ट के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसे जिसको अभी शेड्यूल कास्ट बोला जाने लगा है, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट मिलेगी इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर वोटेड इन बाय द सेम जनरल इलेक्टोरेट। मतलब कि सेम वही इलेक्टोरेट होगा, सेम जैसे नॉर्मल लोगों को वोट दिया जाता है वैसे ही वोट दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स होंगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब लीडर्स जब नेशनलिज्म शुरू कर रहे थे, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति, देश के प्रति प्यार। तो जब उन लोगों ने ऐसा शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें और भी तरीके अपनाने। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब इस टॉपिक में ये बताया गया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए हमारे लीडर्स ने क्या क्या किया। देशभक्ति सबके दिमाग में है, लेकिन कोई इस फीलिंग को समझ नहीं पाता है, देश के प्रति प्यार क्या होता है, कैसे होता है। तो जो लीडर्स थे उन्होंने शुरू किया कि हम पूरी कंट्री को एक करेंगे, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके इन्होंने यूज़ किए, जैसे यूनाइटेड स्ट्रगल, साथ में किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। हिस्ट्री फिक्शन सॉन्ग्स, फोकलोर सॉन्ग्स और पॉपुलर ट्रेंड सिंबल्स, ये सब लोगों को दिखाने शुरू किए हैं अलग अलग रीजन में कंट्री के, जिससे उन्हें लगे कि नहीं ये सब हमारा एक है। अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बताया, एक सॉन्ग बनाया हर कंट्री का, और कुछ सिंबल्स हो गए हैं कि जैसे हमारी कंट्री का सिंबल ये है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो लीडर्स थे उन लोगों ने ट्राई किया कि कंट्री को वो एक करें। भारत माता का इमेज जैसे है, भारत माता का इमेज क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया एक बहुत ही पवित्र कह सकते, बहुत ही होली प्लेस है। तो ऐसे इन लोगों ने एक इमेज बनाया, मतलब कंट्री को, जैसे किसी कंट्री को किसी दूसरे पेट्रियोटिक सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है। तो इन लोगों ने भी सोचा कि हमारी कंट्री का भी एक सिंबल होना चाहिए, तो इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई। और फिर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो भी थी हमारी पास्ट में, जो भी कुछ हुआ था, इन सब चीज़ों को दोबारा लोगों को बताना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। तो इससे लोगों को फील होगा नहीं हम एक हैं, हम लोगों ने पुराने टाइम में लोग कितने एक साथ मिलजुल के रहते थे, तो उनके अंदर अभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। और अब कुछ और ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट्स नहीं, मतलब ये 4-5 फेमस या इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिनके थ्रू इन लोगों ने, हमारे लीडर्स ने, नेशनलिज्म की फीलिंग पूरी कंट्री में स्प्रेड करने की कोशिश की। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अविनाश टैगोर, इन्होंने हमारा भारत माता का जो फेमस इमेज है उसको प्रिंट किया था। अविंद्रनाथ टैगोर ने, नाम याद रख लेना ज़रूर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था 1870s में। ऑफकोर्स हमारा नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है, इस बात को याद रखना। वैसे पता होगा क्यों बता रही हूँ, फिर भी चलो बता देती हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, कितना बड़ा नाम है ना, हाँ बहुत बड़ा नाम है। तो वंदे मातरम लिखा इन 1870s में। अब एक लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि हर चीज़ में तो लास्ट ही टॉपिक बोल रही है, वीडियो तो ख़त्म ही नहीं हो रही। नहीं, ये सच में लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर सच में ख़त्म हो जाएगा, एकदम पूरी तरह खल्लास हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक है, कुछ हमारे फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो
national flag was designed. It has 8 lotus representing 8 provinces of British and a crescent moon representing Hindus and Muslims. स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हो रहा था तो एक ट्राई कलर यानी कि 3 कलर का फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो था वो डिज़ाइन किया गया। 3 कलर कौन कौन से थे? रेड, ग्रीन और येलो। रेड, ग्रीन और येलो, इन 3 कलर का एक फ्लैग डिज़ाइन किया गया जिसमें 8 लोटस थे जो 8 प्रोविंस दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक क्रेसेंट मून था जो हिंदूज और मुस्लिम। फिर 1921 में महात्मा गांधी ने इस फ्लैग को रीडिज़ाइन किया। ये ट्राई कलर ही था लेकिन कलर चेंज हो गए। रेड तो था ही, ग्रीन था, येलो की जगह वाइट हो गया। येलो की जगह नहीं, मतलब कि येलो हट गया और वाइट कलर आ गया। रेड, ग्रीन और वाइट कलर का हो गया। और इसमें एक स्पिनिंग व्हील थी जो गांधी जी के सेल्फ हेल्प के आइडिया को शो कर रही थी कि मतलब हमें खुद की हेल्प करनी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग बताओ कि मैं सबसे पहले किस चैप्टर का वीडियो डालूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, उसके बाद फिर मैं उस चैप्टर का वीडियो पहले डाल दूंगी। तो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय।